हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बीपीएससी की सही तरीके से की जाने वाली तैयारी, वो भी बिना कोचिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। काफ़ी समय से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे जो कि बीपीएससी के तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे सवालों से जुड़े थे, और इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड लेकर आऊँगी। और साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस एस्पिरेंट की मदद करना चाहती हूँ जो कि एक सरकारी ऑफिसर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में यहाँ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले मेरे सारे अपडेट्स से आप अपने आप को जोड़ के रख सकें। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन है तो प्लीज़ 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 नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। आपके दिए गए हर सजेशन को हम बहुत पॉजिटिवली लेंगे और इससे अपने आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, उसका एक सर्टेन पैटर्न होता है और उसका पैटर्न इन 3 स्टेजेस पे टिका होता है। पहला स्टेज जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें लगभग 150 सवाल, लगभग क्या एक्चुअली इसमें 150 सवाल ही आते हैं और हर सवाल का 1 मार्क होता है, इसलिए द टोटल मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर इज़ 150 और 2 घंटे का समय आपको मिलता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। साथ ही में ये भी याद रखें कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनती है। मेंस के एग्ज़ाम टोटल मार्क्स 900 होते हैं, जिसमें 4 पेपर पूछे जाते हैं, जिनमें से एक तो हिंदी होता है, एक ऑप्शनल होता है और 2 जीएस के होते हैं। जो टाइम अलॉटेड होता है हर पेपर के लिए वो होता है 3 घंटा। इंटरव्यू फाइनल स्टेज होता है जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसके 120 मार्क्स होते हैं और लगभग ये 25 से 35 मिनट तक कैरी आउट किया जा सकता है, कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ मैं बीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, खासकर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, साथ ही में उन लोगों के लिए भी जो रेगुलर एस्पिरेंट्स तो हैं लेकिन सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में भी बीपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपका टू रीड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को पढ़कर और उसके एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी को जल्द से जल्द या पहली या सेकेंड अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि एनालिसिस के थ्रू ही आपको पता चलता है कि किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग। जी हाँ, न्यूज़पेपर को पढ़ना, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर के करंट इवेंट्स होते हैं उससे अपने आप को अपडेटेड रखने की बहुत ज़रूरत होती है व्हेन यू विल बी अपीयरिंग इन योर प्रीलिम्स और मेंस स्टेज। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश के लिए आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीपीएससी के लिए बैठ रहे हैं तो साथ में एक लोकल न्यूज़पेपर का भी होना ज़रूरी है, जिसमें से आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या फिर प्रभात खबर ले सकते हैं, ताकि बिहार रिलेटेड न्यूज़ से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ रहें। अगला स्टेज होता है टू मेक योर ओन नोट्स फॉर योर रिविजन। मैं जानती हूँ कि आजकल के मार्केट्स में बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भरे पड़े हैं और मैं अक्सर देखती भी हूँ कि बच्चे उन्हें रेडीमेड नोट्स को खरीदते हैं और उससे पढ़कर एग्ज़ाम देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर हर कोई एक ही तरह की चीज़ पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका भी एक ही तरह का एग्ज़ाम होगा या एक एग्ज़ाम लिखने की कला होगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको अपनी हैंडराइटिंग याद भी रह सके और ज़्यादा वक्त तक आप उस नोट्स को यूज़ कर सकें अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। नेक्स्ट है कि हमेशा सिलेबस की एक कॉपी अपने पास रखें। जी हाँ, इससे रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो कई बार कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं बट दे आर गिवन इन द न्यूज़पेपर और इन द मैगजीन्स। सो अगर वो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसे कैसे चॉक आउट करना है या कैसे उसके वाइप आउट करना है, ये इसका ज्ञान आपको अपने सिलेबस के थ्रू ही होगा। अगला और आखिरी जो स्ट्रैटेजी होती है दैट इज़ टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट सीरीज़ में आप जाएं, उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पकड़ होगी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि प्रीवियस ईयर्स जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसके एनालिसिस के बाद मैंने क्या पाया, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से ये सुना था कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि एनालिसिस करते
कैसे हैं। तो यहाँ मैं उसी चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगी कि एनालिसिस करते कैसे हैं, ताकि सिर्फ बीपीएससी नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर कर रहे हैं तो एक एनालिटिकल जो एक प्रोग्राम होता है या एक एनालिटिकल जो एक लिस्ट होती है वो खुद से बना सकें। तो यहाँ पे जब मैंने बीपीएससी क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस की तो मैंने ये पाया कि जो फॉलोइंग सेक्शंस थे उनके अपने अपने रेलेवेंस और अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसे मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले एरिया की बात करते हैं या सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कही जाती है इन द बीपीएससी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। इससे लगभग हर प्रीलिम्स में 30 सवाल के आसपास आ जाते हैं, जो कि मोस्टली बिहार और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। एंशंट और मिडिवल से ज़्यादातर जो सीक्वेंस ऑफ रूलर्स होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि मिडिवल हिस्ट्री आते आते जो मुगल सल्तनत है या जो लोधी सल्तनत है, इनके जो रूलर्स होते हैं इनके सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। साथ ही में एंशंट जो हिस्ट्री होती है उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं कि रायतवाड़ी, महलवाड़ी, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं इनका जो रेलेवेंस होता है उसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम स्ट्रगल को जानना, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, अपराइजिंग्स, मूवमेंट्स, इन्हें जानना। बिहार और बिहार के लोगों का रोल इस फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 के बाद, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके लीडर्स, उनका कंट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में मॉडर्न इंडिया में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो बुक्स रेफर कर सकते हैं आप वो है एनसीईआरटी क्लास 9 to 10। साथ ही में स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया की एक छोटी सी बुक आती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इस बुक में आप देखिएगा कि पीछे के कुछ पन्नों में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे वाइसरॉय से रिलेटेड या जो अलग अलग अपराइजिंग्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको लास्ट मोमेंट रिविजन करना है, तो उसे भी पढ़ लें आप। साथ ही में आप ल्यूसेंट की जीके बुक को एज ए रेफरेंस रख सकते हैं और ऑनलाइन वीडियोज़ या सोर्सेज का सहारा ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी जो होता है उससे हर प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 सवाल आते हैं, जो ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट, उसकी फंक्शनिंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके पावर्स, उनके प्रिविलेजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी जो क्वालिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव, सेंटर स्टेट रिलेशन, इन सब से रिलेटेड होते हैं। बिहार पॉलिटी में ज़्यादातर सवाल जो हैं वो लोकल गवर्नेंस इन बिहार और गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं। साथ ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जाना जाता है। इन दोनों चीज़ों में आप ध्यान रखेंगे जो करंट इवेंट्स होते हैं, जैसे सपोज अभी हाल फिलहाल में सीए का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों पे सुनने मिल रहा था, तो इस तरह के जो रेलेवेंट करंट मुद्दे होते हैं उनसे रिलेट करके भी आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। बुक्स के लिए मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही में इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत एक तरह से बाइबल होती है पॉलिटी की, जिसे मैं रिकमेंड करूँगी हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट को। इसके अलावा अगर आप कुछ और रेफर करना चाहें तो राजेश मिश्रा की भी एक बुक आती है पॉलिटी पर, जो कि एक ऑप्शनल है। अगर आपके पास ज़्यादा जिज्ञासा है, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो राजेश मिश्रा की या डीडी बासु की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन वीडियो, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस और सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी टर्म को या किसी चीज़ को नहीं अच्छे से समझ पाते हैं तो उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं। अगला हमारा सेक्शन है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक हिस्ट्री के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है इन बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंट ट्रेंड में देखा गया है। इससे लगभग 25 से 30 सवाल हर प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं और मोस्टली वो बेसिक साइंस या करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे उन्होंने लिखा है कि वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, इसीलिए साइंस एंड टेक को मास्टर कर पाने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा सुझाव रहेगा कि मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चंस अपने चैनल पे ले आए हैं, तो आप उन्हें फॉलो करें और आगे में मैं साइंस एंड टेक को दिमाग में रखकर बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। तो इसी वजह से आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो करते रहें और मैं डेफिनेटली आप लोगों को इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगी कि साइंस एंड टेक सेक्शन आप आराम से नेल कर सकेंगे। साथ ही में आप ये भी याद रखिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को समझने के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 की बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी साइंस एंड टेक में होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ल्यूसेंट की जीएस की बुक आती है या एसपीडी पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है जिसमें सारे इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक सारे क्वेश्चंस मर्ज होते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट और आखिरी जो होता है करंट अफेयर्स होता है, स्पेशली बायोलॉजी के सेक्शन में। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो साइंस एंड टेक है उसमें मोस्टली टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस या जो हर दिन आने वाले न्यूज़ होते हैं वो
मोस्टली स्पेस रखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर में। तो इसीलिए साइंस एंड टेक में एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर डिपेंड रहें। उस पहले तो एनसीईआरटी को अपनी बेस तैयार करें और बाद में करंट अफेयर्स के साथ पढ़ के उसको साथ में ऐड करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी से हर प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स या जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, और रैंकिंग इन द इकोनॉमिक रिपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WB दैट इज़ वर्ल्ड बैंक या IMF, उनके बारे में सवाल होते हैं। बिहार स्पेसिफिक जो इकोनॉमी के सवाल होते हैं वो मोस्टली बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे या फिर बिहार रिलेटेड स्कीम्स से पूछे जाते हैं। साथ ही में जो पंचवर्षीय योजनाएं और 7 निश्चय जो हमारे CM ने लॉन्च की है उससे संबंधित भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जब BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेसिफिक बजट इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ इन स्कीम्स और इन सारी बातों का भी ध्यान रखें कि आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। बुक्स के रेफरेंस में मैं कहना चाहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इन द इनिशियल स्टेज आप मृणाल सर की इकोनॉमिक्स की यूट्यूब वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। मैंने भी अपने टाइम पे इसे फॉलो किया था और इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट पाया था। साथ ही में आप राजेंद्र नगर दिल्ली में श्री राम कोचिंग सेंटर के इकोनॉमिक के नोट्स आते हैं 2 कॉपीज़ में, एक पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। वो दोनों आप चाहें तो या तो ख़रीद सकते हैं या उन्हें फ़ोन करके कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है पढ़ाई करने का। इसके अलावा जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं करंट अफेयर्स पे, चूँकि मैंने कहा कि इकोनॉमी और जो आपका ये होता है साइंस एंड टेक वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए आप ऑनलाइन वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर किसी अच्छी मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण के एक्स्ट्रा इकोनॉमिक के इशू को ले सकते हैं। इस PDF पब्लिकेशंस में भी बहुत सारे जो होते हैं डेटा अवेलेबल होते हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी में लगभग 10 से 15 सवाल आते हैं हर प्रीलिम्स में, और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है ज्योग्राफी का जिसे प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है वो है टू प्रैक्टिस द मैप ऑफ बिहार एंड इंडिया। जी हाँ, मैप को बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर करें। मेरा ये कहना रहेगा कि जब आप BPSC में अपेयर करते हो, क्योंकि जगह की जो लोकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जानने के इफ़ यू आर अपियरिंग इन ज्योग्राफी। सो इसमें ज़्यादातर सवाल इंडियन ज्योग्राफी से वेदर सिस्टम्स, टोपोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, माउंटेन रेंजेस या करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। साथ ही में जो बिहार स्पेसिफिक सवाल आते हैं वो मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या यहाँ पे कितने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, कितनी तरह की सॉइल प्रोफाइल पाई जाती है, किस किस नदी का कहाँ कहाँ से आगमन होता है, कहाँ पे वो गिरती है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को पार करती है, यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसा है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इससे रिलेटेड होते हैं। साथ ही में मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सब कैटेगरी होती है विच इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट, जो कि पिछले कुछ सालों से UPSC और BPSC और साथ में हर स्टेट सर्विस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन की तरह उभर कर आई है, और बहुत ही सारे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के सेक्शन से पूछे गए हैं। तो आप इन्वायरमेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना ना भूलें। इन्वायरमेंट का भी एक अलग ही कैटेगरी होनी चाहिए, बट मैंने इसे यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ ही मर्ज कर दिया है। बुक्स के लिए मैं कहूँगी कि NCERT की क्लास 6 to 12 बहुत ही एक अच्छी बुक रहेगी। साथ ही में इम्तियाज़ अहमद सर की जो बिहार स्पेसिफिक की बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरह के आंसर्स रहते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास समय है और आप कहीं रेफ़र करना चाहते हैं तो GC लियोंग की बुक एक आती है, पीले रंग की पतली सी बुक आती है, उसे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसे पर्सनली पढ़ा है और इसलिए मैं हर किसी को वो रिकमेंड करती हूँ। श्री राम इनके इन्वायरमेंट नोट्स भी आते हैं। श्री राम जो एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली की, उसके एक इन्वायरमेंट के नोट्स आते हैं, एक मोटी सी वो एक हार्ड कॉपी होती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने उसको देखा है और बेसिक्स के लिए वो बहुत ही अच्छी है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो कि आप किसी भी अच्छी मैगजीन से, मंथली या ईयरली मैगजीन से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो UPSC के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें पता है कि स्पोर्ट्स के सवाल UPSC सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप BPSC में बैठते हैं तो याद रखिए कि स्पोर्ट्स के सवाल यहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं, और लगातार पिछले कुछ प्रीलिम्स से इनके सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स के सवाल है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड्स, उनके हेडक्वार्टर्स या इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो ऑटोबायोग्राफीज़ या बुक्स होती है बाय फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, अवार्ड्स जैसे अर्जुन अवार्ड, ICC अवार्ड, इंटरनेशनल रैंकिंग, ATP नंबर 1 रैंकिंग इन टेनिस, इस तरह से जो होते हैं, ये 5 जो मैंने सब कैटेगरीज बताई हैं वो स्पोर्ट्स के सेक्शन से पूछे जाते हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट स्पोर्ट्स का जैसे ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स उस साल हो रहा है जिस साल आपके प्रीलिम्स हैं, तो उसे भी ज़रूर आप कवर करें। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथ्स का।
मैथ्स से हर प्रीलिम्स में 10 सवाल पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। और मैथ्स को सबसे अच्छे से कवर करने का तरीका है कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बुक आती है RS अग्रवाल की, उसे फॉलो करें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैथ्स को जैसा आप सभी जानते हैं कि उसे पढ़ा या रटा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो मैथ्स के सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसे प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपकी कमांड हो जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये 10 के 10 सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अगला सेक्शन है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। इस सेक्शन में जो स्पोर्ट्स, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, फिल्म से रिलेटेड कोई भी अगर मेजर अवार्ड उस साल दिया गया है, जिस साल प्रीलिम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं और काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेंसस 2011। जी हाँ, इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू बिहार एंड इंडिया, जैसे कि सेक्स रेशियो या जो पॉपुलेशन का होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह उभर कर आते हैं BPSC प्रीलिम्स में, तो इसको भी आप ज़रूर तैयार कर ले। अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स का। जी हाँ, बिहार से जो रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, स्पेशली इन द सेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल इंडिया, हाउसिंग एट्सेट्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स होती हैं और इसके क्लॉजेज होते हैं, तो इन स्कीम्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डांस, फेस्टिवल्स, म्यूज़िक, पेंटिंग्स, जो कि बिहार स्पेसिफिक हों, ऐसे भी आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद है 60 से 62 में आया था कि सिल्क जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस होती है, किस डिस्ट्रिक्ट की सिल्क की चीज़ें या सिल्क की साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, तो ये इसका जवाब था भागलपुर। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से पूछ ली जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है करंट अफेयर्स। जैसा मैंने आपको अभी तक बताया है और लगातार बताती जा रही हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप UPSC CSE को देखें या फिर BPSC को देखें, तो आप ये पाएंगे कि करंट अफेयर्स सेक्शंस का जो वेटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्टैटिक पोर्शन की जगह अब ये एग्ज़ाम्स ज़्यादा डायनेमिक होते जा रहे हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रखते हैं, उतना ज़्यादा ही आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होती है, उतने ही ज़्यादा अच्छे से आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को दे पाते हैं। और 150 में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको करंट अफेयर सेक्शन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। साथ ही में अब मैं कुछ लास्ट में टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी। जब आप प्रीलिम्स के रिवीजन को करते हैं जस्ट बिफोर अ मंथ ऑफ द एग्ज़ाम, तो इसके लिए आप 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। पहले तो मंथली या ईयरली मैगज़ीन को पढ़ना। जी हाँ, किसी भी मंथली या ईयरली मैगज़ीन को आप ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र हो गई या प्रतियोगिता दर्पण हो गई। इस तरह से किसी भी आप मैगज़ीन को ले लें और कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 1 घंटे आप उसे पढ़ें, ताकि जो भी आपने पढ़ रखा है उसकी लगातार रिविज़न होती जाए, या फिर कुछ नई बात भी आपको पता चले तो वो चीज़ आपको जहन में आती जाए। अगला है हमारा सेल्फ प्रैक्टिस। जी हाँ, कोशिश करें कि अगर आपके पास सारे आपने सेट्स लगा लिए हैं, आपके पास प्रैक्टिस सेट्स नहीं बचे हैं और कुछ नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को खुद से फ्रेम करें और अपने ग्रुप के साथ या अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करें और कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को आप सब्जेक्ट वाइज बनाएं, ताकि वो प्रैक्टिस सेट की तरह आ जाए और आपको लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए वो आसानी हो। नेक्स्ट है रेगुलर टेस्ट। जी हाँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करते बल्कि आपको आपकी गलतियों का भी एहसास दिलाते हैं। अगर आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी तो सेम गलतियाँ आप एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से रेगुलर टेस्ट में अपीयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए हैं। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट है आपका एक्सरसाइज/मेडिटेशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि बाकी हर चीज़ पीछे हो जाती है जब आपके दिमाग में सुकून नहीं होता। दिमाग को सुकून रखना, एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप एक एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के पेपर को देख रहे होते हैं, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज और मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आप को प्रफुल्लित रखें, अपने आप को खुश रखें, क्योंकि जब तक आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम को सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाएंगे और गलत अप्रोच से आप हाथ में आए हुए उस मौके को खो देंगे। तो इन चारों बातों का आप याद रखें। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मुझसे यूँ ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम पे @prince_today चैनल पे जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। साथ ही में स्वप्निल सिंह 1503 पे भी आप देख सकते हैं। ये दोनों ही ऑफिशियल आईडीज़ हैं टेलीग्राम की। साथ ही में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप स्वप्निल_prince_today पे मुझे ढूंढ सकते हैं। मेरे और भी किसी
तरह की क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस देना ना भूलें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।